हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 1 में मॉड्यूल डी का चैप्टर 9 जो है फैक्टरिंग, फोरफिटिंग एंड ट्रेड्स, इसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फैक्टरिंग और ये हम लोग पहले देख चुके हैं हर तरह की। अब हम बात करेंगे फोरफिटिंग की। फोरफिटिंग बेसिकली क्या है? फोरफिटिंग बेसिकली है जो भी इन्वॉइसेस हैं उनको डिस्काउंट करके पैसा दे देना, बस है कुछ कुछ फैक्टरिंग की तरह ही, लेकिन बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें पूरा पैसा एक साथ जो फाइनेंस कंपनी है वो दे देती है, और जो भी आपके रिसीवेबल्स हैं, मतलब जो आपने इन्वॉइसेस प्राप्त किए हैं सेलर ने, उसके बेसिस पर, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, प्रोमिसरी नोट हो या बिल ऑफ लेडिंग हो, उस पर डिपेंड करता है। बेसिकली ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी होती है इनकी, और ये फिक्स रेट बेसिस पे होता है, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। और ये 100% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू रहता है, जिसमें जैसे फैक्टरिंग में पढ़ा था कि 80% अपफ्रंट वैल्यू रहती है, बाकी 20% बाद में। ठीक है, इसमें फोर फिटिंग में 100% ऑफ इनवॉइस वैल्यू पे काम होता है। Before moving on, I request to please subscribe to our YouTube channel, that is Bawal Banking Classes. Also, please go through the copyright disclaimer that this video is for educational purposes only. जो एक्सपोर्टर है, जब वो अपना जो पेमेंट रिसीव करने का राइट है, अगर वो फोरफेटर के फेवर में ट्रांसफ़र कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं? फोरफेटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है। ये हमेशा विदाउट रिकोर्स ही होता है। विदाउट रिकोर्स, विद रिकोर्स हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा है। विदाउट रिकोर्स मतलब कि इसमें अगर मान लीजिए जो बायर है, जो परचेजर है, वो डिफ़ॉल्ट करता है तो नुकसान किसका है? फोरफेटर का है। सेलर से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विदाउट रिकोर्स है। फोरफेटिंग बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। ये नो रिकोर्स बेसिस पे काम करता है। ये एक फ्रीली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, की तरह कार्य करता है। एग्जाम्पल आपको बता दें, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करिए कि आपको किसी ने चेक दी, पोस्ट डेटेड चेक, कि भाई ये रही आपकी चेक, 2 साल बाद की चेक दी आपको। ठीक, अब उस चेक पे उस चेक के माध्यम से आपको 1 लाख रुपए मिलना था। आपने 1 लाख रुपए लिखवा लिया, जो आपको चेक जिसने दी है उसे साइन करा लिए और डेट पड़ गई उस पर। उसने कहा लेकिन 2 साल बाद दे पाएंगे, अभी नहीं दे पाएंगे। अब आपको अभी चाहिए पैसा। आपने क्या किया? आप किसी थर्ड पर्सन के पास गए और आपने कहा कि भैया ये लो 1 लाख की चेक, हमें आप 90,000 दे दो अभी, लेकिन हमें अभी दे दो। उसने क्या किया? आपको 90,000 दे दिया, वो चेक अपने पास रख लिया, क्योंकि उस चेक पे नाम तो लिखा नहीं और वो चेक अकाउंट पे ही भी नहीं है, मतलब वो बेरर चेक है। तो उसने, ये हम आपको बैंक की भाषा में समझा रहे हैं, तो उसने क्या किया? उस चेक पे 2 साल बाद उस पर जाके 1 लाख रुपये प्रिंट ले लिया। तो उसे क्या हो? 10,000 रुपये का फायदा हो गया। जिसने वो चेक ली, तो जो थर्ड पर्सन से चेक ले ली थी ना अपने पास, वो व्यक्ति जो है वो फोरफिटर कहलाएगा। ठीक है, इसमें जो मिनिमम फोरफिटिंग ट्रांजेक्शन के लिए मिनिमम ट्रांजेक्शन साइज है वो है $2,50,000 का। इस रेंज के आसपास होना चाहिए, इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से एग्जिम और जो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक जो है वो नॉन रिकोर्स बेसिस पर फोरफिटिंग के ट्रांजेक्शन करना उनको अलाउ है इंडिया में। क्या मैकेनिज्म? ये मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग, हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी देखा हुआ है इसको। देखिए, इसमें 10 स्टेप्स बताए इन्होंने फोरफिटिंग के। पहला स्टेप क्या है? एक्सपोर्टर और फोरफिटर आपस में कमिटमेंट करेंगे, मतलब फोरफिटर जो है वो स्टेप 1 में एक्सपोर्टर को ये कमिट करेगा कि भाई हम आपके लिए फोरफिटिंग कर देंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर का, वो आपस में साइन होगा, मतलब एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स पे तय होंगे कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सामान बेचने खरीदने का। उसके बाद थर्ड स्टेप में एक्सपोर्टर इंपोर्टर को सामान भेज देगा, मतलब शिपमेंट कर देगा। फोर्थ स्टेप में क्या होगा? जो एक्सपोर्टर होगा वो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को इंपोर्टर बैंक के पास भेजेगा। ठीक है, जो अपने बैंकर के द्वारा, एक्सपोर्टर कोई ना कोई बैंकर होगा ना, उस बैंकर के थ्रू वो इंपोर्टर बैंकर के पास भेजेगा, इंपोर्टर बैंक के पास भेजेगा कि भाई ये मेरे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद जो इंपोर्टर बैंक है वो फिफ्थ स्टेप के अंतर्गत इंपोर्टर से उन डॉक्यूमेंट्स की जांच करवा के कि सही डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको अप्रूव करवा लेगा। भाई जो मान लीजिए ये कह रहा है कि मैंने 100 करोड़ का सामान भेजा है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्टर कहता है नहीं नहीं, हमने तो बस 80 करोड़ में मंगाया है, 50, ये झूठ बोल रहे हैं 100 करोड़। तो जो 20 करोड़ का डिफरेंस है वो कौन देखेगा? या क्वालिटी में कोई डिफरेंस है तो कौन देखेगा? इसीलिए पहले अपने बैंकर के थ्रू एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट्स भेजेगा इनके पास, इंपोर्टर बैंक के पास। इंपोर्टर बैंक उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करवाए, किससे? इंपोर्टर से। उसके बाद इंपोर्टर बैंक एक्सपोर्टर जो है उसके बैंक के थ्रू उन डॉक्यूमेंट्स को वापस सिक्स स्टेप में एक्सपोर्टर के पास भेज देगा। फिर एक्सपोर्टर सेवेंथ स्टेप में फोरफिटर के पास उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ले जाएगा। इसे बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं जनरली, जो टर्म्स हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज में। बिल ऑफ लेडिंग जो इन्होंने अप्रूव कराया, वो बिल ऑफ लेडिंग फोरफिटर के पास ले जाएगा, को प्रेजेंट करेगा। फिर फोरफिटर उस बिल ऑफ लेडिंग के बेस पे 100% ऑफ इनवॉइस वैल्यू के हिसाब से कमीशन वगैरह काट के पेमेंट कर देंगे। फिर बाद में नाइन्थ स्टेप में फोरफिटर उस बिल ऑफ लेडिंग या उस बिल ऑफ एक्सचेंज या जो भी वो इन्वॉइसेस हैं उनको इंपोर्टर बैंक को प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद इंपोर्टर बैंक जो है वो पेमेंट ले लेगा, किससे? इंपोर्टर से, जब इंपोर्टर उसको पेमेंट कर देगा। ठीक है, इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलेगा।
क्या क्या फीस इन्वॉल्व होती है फॉरफिटिंग में? दो तरह की फीस होती है, एक होती है डिस्काउंट फीस, एक होती है कमिटमेंट फीस। डिस्काउंट फीस बेसिकली वो इंटरेस्ट कॉस्ट होती है जो कि एक्सपोर्टर पे करता है पूरे पीरियड ऑफ ट्रेड के लिए। भाई एक्सपोर्टर ने आज सामान भेजा, उसको पैसा कायदे से एक साल 2 साल 3 साल बाद मिलना था, लेकिन वो पैसा अभी ले रहा है, तो जो वो उसको क्रेडिट माना जाएगा ना, मतलब उधार माना जाएगा। तो जो क्रेडिट है उसके बेसिस पे जो फीस देनी पड़ रही है वो बोलेंगे डिस्काउंट फीस। डिस्काउंट जो जनरली है वो डिस्काउंट फीस एक तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ सकते हो, और ये इंटरनेशनल बेंचमार्क जैसे लिबोर है, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट होता है ना लिबोर, आज के डेट में इसको क्या बोलते हैं? ARR, ऑल्टरनेटिव रेट रहता है। तो लिबोर या ARR जो है इसके बेसिस पे वो बेंचमार्क के रेट पे डिसाइड होता है इंटरनेशनल बेसिस पे। फिर कमिटमेंट फीस क्या है? कमिटमेंट फीस जनरली 0.5 से लेके 1.5% पर एनम तक रहती है, जो कि एनुअली चलती है। ठीक है, मतलब क्योंकि एक लंबा काम है ना, ये मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो जो फॉरफिटिंग एजेंसी है वो उस जितना भी पैसा यूटिलाइज किया जाए उस बेसिस पे पैसा काट लेती है, जो कि 0.5 से 1.5% तक रहता है। फॉरफिटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? एक तो इसमें 100% फाइनेंसिंग हो जाती है, दूसरा ये विदाउट रिकोर्स है, तो इसमें जो सेलर है उसकी तो बल्ले ही बल्ले है। जो एक्सपोर्टर है, जो सेलर है, उसका कैश फ्लो बढ़ जाता है। भाई आपको पैसा 2 साल बाद मिलना था, आज मिल गया, तो अब कैश फ्लो बढ़ गया, तो आप नया सामान तैयार कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट बच जाती है। जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी है बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? भाई आज आपने सामान बेचा, उसका पैसा आपको तो मिल गया, तो आप अगली ट्रेड पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो ना, उस पैसे का वेट नहीं कर रहे हो बैठ करके। साथ ही साथ जो प्राइस ट्रांसफर होता है उसमें बहुत हेल्प होती है। मतलब जो एक्सपोर्टर है वो जो करस्पॉन्डिंग फाइनेंसिंग कॉस्ट है उसको एडवांस में ही ट्रांसफर कर देता है परचेजर के ऊपर। मतलब उसको पता है कल को मुझे इसको फॉरफिट करना है, तो मेरी जो मैं 100 रुपए अगर इस पर कमा रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए जो कमीशन ले लेगा फॉरफिटर, वो भी तो हमें रिकवर करना, तो वो रिकवर पहले से ही अपनी कॉस्ट में ऐड करके ही सेलर से बोलता, परचेजर से बोलता है इतने में ही बेचेंगे हम, 100 रुपए की चीज 102 रुपए में देंगे। क्यों? क्योंकि 2 रुपए में कमीशन नहीं पे करना है। तो इसमें प्राइस ट्रांसफर जो है वो भी इजीली उसमें भी हेल्प हो जाती है। इसके अलावा जो फॉरफिटर है वो सारे हेडेक, सारे सरदर्द उसके होते हैं। तो जो सेलर है उसको डिफर्ड पेमेंट यानी जो इंस्टॉलमेंट्स है उसकी चिंता, इंटरेस्ट रिस्क बढ़ जाने घट जाने की, करेंसी रिस्क यानी फॉरेन करेंसी में कुछ फ्लक्चुएशन आ जाने की, क्रेडिट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, मान लीजिए आपने सामान यूएस भेजा और वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, कुछ चेंजेस हो गए, कुछ पॉलिटिकल रिस्क आ गया, कोई मतलब बुरी स्थिति बन गई इंटरनली, तो उस केस में आपका तो पैसा फंस जाएगा। तो इन सारे रिस्क से एक्सपोर्टर बच जाता है। सब कौन देखता है? फॉरफिटर कैरी करता है। फॉरफिटिंग और फैक्टरिंग में क्या डिफरेंस होता है? हालांकि आपको पता है, फिर भी एक बार रफ में देख लेते हैं। फैक्टरिंग जो होता है बेसिकली वो एक ऑनगोइंग ओपन अकाउंट सेल्स है। मतलब ये इसमें LCs यानी लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह कुछ भी इसमें नहीं होते हैं, या जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं वो एक्सेप्टेड होते हैं। तो इसलिए जो मतलब इसमें मतलब इसके पीछे कोई बैकिंग उसकी होती नहीं है। एक समझ लिया आपने अकाउंट खोल रखा, उसमें बैक टू बैक ट्रांजेक्शन चल रहे हैं उस तरह से। फॉरफिटिंग क्या है? ये वन ट्रांजेक्शन है, मतलब वन ऑफ ट्रांजेक्शन है, जिसके बैक में LCs वगैरह रहती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज रहते हैं, जो हमने भी फॉरफिटिंग में लेन देन किया उसमें। फैक्टरिंग शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है, मतलब 90 दिन बताया था, मैक्सिमम 150 दिन तक। और जो फॉरफिटिंग है वो 1 से 5 साल तक का होता है, मीडियम से लॉन्ग टर्म तक का होता है। फैक्टरिंग जो है ये विद रिकोर्स विदाउट रिकोर्स दोनों हो सकती है। फॉरफिटिंग जो है वो हमेशा विदाउट रिकोर्स ही होती है। जो फैक्टरिंग है उसमें एक कंटिन्यूअस अरेंजमेंट बनाया जाता है फैक्टर और क्लाइंट के बीच में, जिससे जो सारी सेल्स जो है फैक्टरी के थ्रू, मतलब आपने पहला लॉट भेजा 1 करोड़ रुपए का, फिर आपने 1 करोड़ रुपए का और लॉट भेजा, फिर आपने और भेजा, तो सबके 90 दिन का अलग अलग साइकिल चल रहा है ना। तो इसलिए फैक्टर और जो क्लाइंट है उसके बीच एक कंटिन्यूअस रिलेशनशिप बनता है, इसीलिए इसमें बोला गया ऑनगोइंग ओपन अकाउंट सेल्स। फॉरफिटिंग में ऐसा नहीं है, आपने एक बार भेज दिया, फिर अगली बार चाहो तो किसी और के माध्यम से भेजो, उनको फर्क नहीं। फॉरफिटिंग इज वन टाइम डील। ठीक है, तो इसमें डील्स जो है वो ट्रांजैक्शन के बेसिस पे चलती है, क्लाइंट के बेसिस पे नहीं चलती हैं। चाहो तो आप उनसे दोबारा डील कर सकते हो, बट कंपलसरी नहीं है। फैक्टर जो है, जो फैक्टरिंग वाले केस है उसमें जो फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की लेता है कि पैसे वगैरह सब उसी को कलेक्ट करने हैं। फॉरफिटर में क्या है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा कलेक्ट करने की, वो मतलब जो भी कलेक्शन है डेब्ट्स का, वो फॉरफिटर के पास चला गया। ठीक है, मतलब वो सिर्फ डेप्ट रिकवर करेगा, बाकी उसका मैनेजमेंट उसका मतलब नहीं है। मैनेजमेंट वाला काम कौन देख रहा है? वो फैक्टरिंग में देख रहा है। जो चार्जेस है फाइनेंसिंग के लिए, कलेक्शन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, क्रेडिट प्रोटेक्शन, ये सब कौन फैक्टरिंग में इंक्लूड हो रहा है। जो फॉरफिटिंग है उसमें डिस्काउंट और कमिटमेंट चार्जेस सिर्फ है, उसके अलावा मैनेजमेंट चार्जेस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैनेज वो कर नहीं रहा है। फैक्टरिंग जो है बेसिकली वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की होती है। फॉरफिटिंग ज़्यादातर मतलब हमेशा 99% इंटरनेशनली होती है, डोमेस्टिक नहीं होती है। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। 2014 में गवर्नमेंट ने शुरू किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, इन्होंने RBI ने शुरू करवाया था
TREDS मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। एक तरीके से ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहाँ पर एक वेबसाइट बनाई गई, समझ लीजिए एक पोर्टल बनाया गया है, जिसपे क्या है जो MSMEs हैं, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो हैं, उनके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। भाई वो जो सामान बेच रहे हैं उनका जो भी पैसा है वो 90 दिन या 150 दिन या 250 दिन में जो आ रहा है वो पैसा उनका फंसा हुआ है। तो वो क्या करते हैं कि सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, वो अपनी इन्वॉइसेस को ले जाकर ट्रेड्स वाले पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, उसके रिसिट्स बन जाएंगे। उसके बाद उसमें जो बिड करना चाहे, मान लीजिए उन्होंने कहा कि हमने 100 रुपए की रसीद है, अब 100 रुपए के टुकड़े करके मान लीजिए 10-10 रुपए करके 10 टुकड़े बना दिए। अब किसी ने कहा कि हम इसमें 9 रुपए तुम्हें अभी दे रहे हैं, रसीद हमको लाओ। किसी ने कहा हम 8 रुपए अभी दे रहे हैं, रसीद लाओ। किसी ने कहा हम 9.5 रुपए दे रहे हैं, समझ गए। तो इस तरह से एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहां पर जो सेलर्स हैं वो अपनी जाकर रसीदें अपलोड कर देंगे, और फिर जो बिडर्स हैं वो बिड लगाएंगे कि हम इतने में अभी ले लेंगे, तो सेलर्स के पास जल्दी पैसा फ्री हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा फ्लो चार्ट है। ये ट्रेड्स का समझ लीजिए आपका पूरा पोर्टल है। पहले क्या हुआ, सेलर ने सप्लाई कर दिए गुड्स, उसके बाद सेलर ने इस ट्रेड्स पोर्टल पर लॉग इन किया और अपनी इनवॉइस जो है फाइनेंसिंग पर्पस के लिए अपलोड कर दी। फिर बायर ने इनवॉइस को वेरीफाई करा कि भाई हाँ मैंने इनसे सामान लिया है और मैं आज नहीं तो कल इनको पैसे दूंगा, इस बात को बायर वेरीफाई करेगा। उसके बाद चौथे स्टेप में जब उसने वेरीफाई करा तो उन इनवॉइस को फैक्टरिंग यूनिट में, ये कुछ उस तरीके से जैसे असेट मैनेजमेंट कंपनीज में हमने पढ़ा ना सिक्योरिटी रिसिप्ट बनाई जाती हैं, कुछ उस तरीके से, मतलब उस 100 रुपए की रसीद को फैक्टरिंग यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि उस पर ईजिली बिडिंग हो सके। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ, बिडिंग शुरू हुई। बिडिंग होने के बाद जो सबसे फायदेमंद बिड लगी वो एक्सेप्ट कर ली, किसने, सप्लायर ने, सेलर ने एक्सेप्ट कर ली। और जो ट्रेड प्लेटफॉर्म है वो इसके बाद सेटलमेंट के इंस्ट्रक्शंस है वो फाइनेंसर को डेबिट करेगा और सप्लायर को क्रेडिट करेगा। मतलब कि फाइनेंसर जो इन्वेस्ट कर रहा है उससे 9.5 रुपए लेकर के सेलर के अकाउंट में डाल देगा, समझ गए। ये मतलब है इसका सिंपल सा। देखिए डिफरेंट फाइनेंसर्स हैं, बायर और सेलर्स के बीच में कई सारे फाइनेंसर्स आ गए हैं जो कि उसको हेल्प कर रहे हैं पैसा जल्दी जनरेट करने के लिए। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हो सकते हैं ट्रेड्स में, डायरेक्ट पार्टिसिपेंट बताया गया MSME सेलर, जो लोग मतलब विक्रेता हैं वो हो सकते हैं, कॉर्पोरेट्स और अन्य बायर्स हो सकते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSUs ये लोग हो सकते हैं, बैंक्स या NBFCs जो हैं वो एज ए फाइनेंसर उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो ट्रेड्स है बेसिकली वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसमें कि ये सारे पार्टिसिपेंट्स मिलकर उन रसीदों को अपलोड करना, एक्सेप्ट करना, उन पर डिस्काउंट करना, उन पर ट्रेडिंग करना, उनका सेटलमेंट करना, ये सारा काम होता है, ठीक है। जो बैंकर होगा सेलर का और जो बायर का होगा वो उसको भी इसकी एक्सेस दी जा सकती है यदि रिक्वायर्ड हो तो और बेहतर काम हो सकता है। जो ट्रेड्स है मतलब जो ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम है ये नेसेसरी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स और सिस्टम इंटीग्रेटर्स वगैरह के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिससे कि डीमर्टलाइज्ड फॉर्म में भी चीज़ें हो सके जैसे कि स्टॉक मार्केट में होती हैं, कुछ उस तरीके से। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस पार्ट एज वेल। आई होप यू लाइक दिस सेशन. Do like, share and subscribe. Thank you for watching and don't forget to comment and give us a genuine feedback.